तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। आओ शुरू करते हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स फॉर मई 25। देखो, सबसे पहली बात, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ईसोप देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप शेयर्स, क्या वो सप्लाई बनेगी या नहीं? शेयर देना, सर शेयर देना इज अ कंसिडरेशन। एम्प्लॉय को अगर कंसिडरेशन दे रहे हो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो फिर सप्लाई नहीं है। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को दे रही है तो भी हम कहेंगे, इनफैक्ट क्लैरिफिकेशन आई है कि कहते हैं यार ये भी वही केस बनेगा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, तो सप्लाई नहीं है। कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज को दे फिर तो डेफिनेट सप्लाई नहीं थी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अगर एम्प्लॉय को दे रही है तो भी सप्लाई नहीं है, क्लैरिफाई कर दिया। और ये होल्डिंग कंपनी कौन सी? फॉरेन होल्डिंग कंपनी किसको दे रही है? इंडियन सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को दे रही है। तो केस लॉ प्रकट हुआ और क्लैरिफाई कर दिया, नॉट अ सप्लाई। नेक्स्ट, फॉरेन होल्डिंग कंपनी कहते हैं कमीशन या फीस चार्ज कर रही है अपनी सब्सिडरी कंपनी से। सिंपल सी बात, कमीशन चार्ज कर लिया, सप्लाई बनेगा या नहीं? जब चार्ज ही कर लिया सर, सप्लाई तो बनेगा डेफिनेट। कंसिडरेशन ही आ गई। व्हाट इफ कंसिडरेशन आती? एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या दे रही है? मैनेजमेंट सर्विसेज दे रही है और कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे, तो क्या कहोगे? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को मैनेजमेंट सर्विसेज दे रही है, एडमिन मैनेज कर रही है उसका, उसके एचआर एम्प्लॉय मैनेज कर रही है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे, क्या कहोगे? सप्लाई है या नहीं? क्या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी रिलेटिव है या नहीं? हाँ। और सेक्शन 7 शेड्यूल, सेक्शन 7(1)(c) रेड अलॉन्ग विद शेड्यूल 1 क्या बोलता था? सप्लाई टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटिव विदाउट कंसिडरेशन भी हम डीम कर लेंगे सप्लाई। तो अगर होल्डिंग कंपनी सर्विसेज दे रही है किसको? सब्सिडरी कंपनी को, कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रही, सर्विसेज कैसी है? मैनेजमेंट की सर्विसेज, कोई मर्जी हो तो भी सप्लाई बनेगा, वो तो डीम सप्लाई करके। और इस यहाँ पे जो केस लॉ था वो क्या था? फॉरेन होल्डिंग कंपनी चार्ज कर रही है फीस या फिर कमीशन। चार्ज ही कर ले फिर तो डेफिनेट सप्लाई है ही है। चार्ज ना भी करते तो भी डीम सप्लाई कर लेते, चार्ज कर लिया फिर तो डेफिनेट ही सप्लाई है। अगर कंसिडरेशन आ गई तो 7(1)(a) लग गया, कंसिडरेशन है। तो डाउट थे लोगों को, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई है। नेक्स्ट, चौथी सी बात यह है, ध्यान सुनना। कहते को मोटर व्हीकल वगैरह खराब हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम ले लिया। अगर क्लेम लेते हैं तो वो स्क्रैप पार्ट होता है, वो किसके पास जाता है? इंश्योरेंस कंपनी के पास रख लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने उस स्क्रैप को सेल कर दिया, क्या टैक्सेबिलिटी आएगी? इंश्योरेंस कंपनी ने जब सेल किया, उसके हाथ में पैसा आया तो इंश्योरेंस कंपनी की आउटपुट सप्लाई होगी। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने वो पार्ट रख लिया तो जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसका व्हीकल था उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी, नो टैक्सेबिलिटी सर। केस 1 हो गया। इंश्योरेंस कंपनी केप्ट द स्क्रैप, इंश्योर्ड पर्सन के हाथ में नो टैक्सेबिलिटी, और जब उसने बेचा होगा तब जीएसटी आएगा। केस 2, व्हाट इफ कंपनी बोलती है इंश्योर्ड पर्सन तू ही रख ले स्क्रैप, तो इंश्योर्ड पर्सन ने अगर स्क्रैप बेचा तो क्यों? चेक करेंगे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड हुआ सप्लाई किया तो जीएसटी लगेगा, और अगर रजिस्टर्ड हुआ फिर नो जीएसटी। और इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में नो टैक्सेबिलिटी। कुछ सी बात है, मतलब जनरल सेंस से भी आंसर सेम ही आ रहा है। अब ये क्या सीन है? देखो, हमने ये बात चेक करी है कि 7(1)(c) लग जाएगा, शेड्यूल 1 लग जाएगा अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी, फाइन। अब अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं, देखो बैंक वाले एक तो ब्याज चार्ज करते हैं, दूसरा प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, फाइन। ब्याज क्या है? एग्जम्प्ट या टैक्सेबल? लेकिन प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल, फाइन। इसी बात के ऊपर कहते हैं होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, ब्याज चार्ज कर लिया, टैक्सेबल एग्जम्प्ट? एग्जम्प्ट ही बनेगा सर। प्रोसेसिंग फी चार्ज कर ली, टैक्सेबल एग्जम्प्ट? टैक्सेबल ही रहेगी। व्हाट इफ अगर प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं करी तो डीम सप्लाई कर ले?
प्रोसेसिंग फी को डीम सप्लाई कर लिया, प्रोसेसिंग फी डीम्ड एज अ सप्लाई कर लिया ऐसे। तो क्लैरिफिकेशन आई यार, नहीं प्रोसेसिंग फी को डीम सप्लाई करने की लोड नहीं है। बैंक वाले प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं, डिफरेंट थिंग। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं कर रहे, होल्डिंग सब्सिडरी आपस में अगर प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं कर रहे, तो उसको डीम सप्लाई करने की लोड नहीं है, नो जीएसटी। इतनी सी क्लैरिफिकेशन है। अगर ब्याज चार्ज नहीं किया उसको डीम सप्लाई कर ले, ब्याज इंटरेस्ट को डीम सप्लाई कर ले। डीम सप्लाई करके करेंगे क्या, वो तो वैसे भी एग्जम्प्ट है, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ही है नहीं, उसके ऊपर डाउट ही है नहीं, क्वेरी है नहीं। डाउट था सिर्फ किसके ऊपर, प्रोसेसिंग फीस के ऊपर, तो क्लैरिफिकेशन करी गई है। अगर हम इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो एग्जम्प्ट है, प्रोसेसिंग फी चार्ज कर ली तो टैक्सेबल है। अगर प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं करी, नो सप्लाई नो जीएसटी, कोई भी डीम सप्लाई नहीं करनी। ठीक है जी, नेक्स्ट कहते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट से किराया तो लेता ही है, किराए के साथ साथ बिजली के पैसे लेता है, लेती हैं। लैंडलॉर्ड टेनेंट से बिजली के पैसे लेते हैं। तो लैंडलॉर्ड जो टेनेंट से बिजली के पैसे ले रहा है, वो बिजली का पैसे को क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई किराए के अंदर जोड़ के कंपोजिट सप्लाई बना के बड़ी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा, या ब्याज के बिजली के ऊपर नो जीएसटी, इसके ऊपर डाउट है। ठीक है, तो सरकार कहती बात सुनो, जितना पीछे पे कर रहे हो उतना ही कस्टमर से कलेक्ट कर लिया टेनेंट से। टेनेंट को सब मीटर लगवा के दे रखा है यार, बिजली का बिल आया सब मीटर जितना उतना एज इट इज टेनेंट से कलेक्ट किया, सरकार को पे किया। जितना पीछे पे किया उतना ही अगर टेनेंट से कलेक्ट किया, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ने की लोड नहीं है। अगर आपका मंथली रेंट 8000 है, उसके अंदर ब्याज बिजली जोड़े या ना जोड़े, बिजली का बिल लेट से 1800 बन गया, तो 1800 बीच में जोड़े या ना जोड़े डिपेंड करेगा। अगर लैंडलॉर्ड ने पीछे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना पे करना है 1800, सामने वाले से कितना चार्ज किया एग्जैक्ट 1800 एज इट इज, नहीं जोड़ना। लेकिन पीछे पे कर रहा है 8 रुपीज पर यूनिट, आगे से कलेक्ट कर लिए 10 रुपीज पर यूनिट, और तो कमाई कर रहा है ना, जोड़ो। कितना जोड़ेंगे, 2 रुपये 10 रुपये, पूरे के पूरे 10, जितने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए पूरे जोड़ लो। आईटी से मिल जाएगा। अगर लैंडलॉर्ड है 10 रुपये आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट बन गया, तो 8 रुपीज का आईटी से मिल जाएगा, जो पीछे पे करके आ रहा है बिजली का बिल। नेक्स्ट, अगर लमसम में चार्ज कर रहे हैं कि 5000 पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी दे देना, जितना मर्जी कंज्यूम करो, फिर तो डेफिनेट है, जोड़ना कि नहीं जोड़ना। लैंडलॉर्ड टेनेंट से 5000 फ्लैट चार्ज करता है, तो जोड़ना कि नहीं जोड़ना, जोड़ना ही है डेफिनेट। एक ही केस में नहीं जोड़ना, जब जितना पीछे पे करके आ रहा है उतना एग्जैक्ट एज इट इज, उतने ही यूनिट्स कंज्यूम का उतने ही रेट से कस्टमर से चार्ज कर लिया, टेनेंट से चार्ज कर लिया, फिर नहीं जोड़ना, अदरवाइज जोड़ना है। ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रिसिटी बीइंग सप्लाइड बंडल में रेंटिंग और मेंटेनेंस, अगर तो सेम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, नो जीएसटी नॉट इंक्लूडेड। और अगर वैसे ही चार्ज कर लिया तो कॉम्पोजिट बना दो, रेंटिंग इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। जब कस्टमर से चार्ज कर लिया ना, लेट से 8000 पर मंथ का रेंट है और 5000 पर मंथ का बिजली का चार्ज कर रहे हैं, और एसी जितना मर्जी कंज्यूम करो, कहते जो एसी का 5000 चार्ज कर रहे हो उसको अलग से इनवॉइस इशू कर दो या रेंट के साथ ही इशू कर दो, डजंट मैटर, प्रिंसिपल आपका ऑलवेज रेंट ही रहेगा, ऑलवेज कॉम्पोजिट सप्लाई बनाना है। थर्ड, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, लाइक एडमिन, जीएसटी फाइलिंग एक्सेट्रा। कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं कि नहीं, हेड ऑफिस प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, कंसिडरेशन चार्ज करे तो ठीक, नहीं चार्ज करे तो भी टीम सप्लाई बनवा देंगे अपना। लेकिन कंडीशन क्या है, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के लिए ये सारी सर्विसेज दे रहा है, टीम सप्लाई तो बना देंगे। कंडीशन क्या है, कब नहीं बनाएंगे टीम सप्लाई, जब हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस अगर सेम जीएसटी नंबर के अंडर है तो फिर नहीं बनाएंगे, और अगर सेम जीएसटी नंबर के अंडर नहीं है, दो अलग अलग जीएसटी नंबर है, फिर टीम सप्लाई बना लो, बस इतनी बात है। जो डाउट्स थे उसके ऊपर सर्कुलर आ गया, बस जितना डाउट था।
रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर एक आरसीएम और एक एग्जम्पशन तो पहले पढ़ते ही थे, एक और केस आ गया, ध्यान सुनना। रहने वाला घर रहने के लिए टू द अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट, रहने वाला घर रहने के लिए टू द अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट, तीन चीजें। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंस यूज टू द अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज मैटर नहीं कर रहा टू द रजिस्टर्ड आरसीएम, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज मैटर नहीं कर रहा टू द रजिस्टर्ड आरसीएम। थर्ड केस नया आ गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी सप्लायर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड आरसीएम, कमर्शियल प्रॉपर्टी सप्लायर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड आरसीएम, अमेंडमेंट है। पहले दो केस रहने वाली प्रॉपर्टी के लिए थे, अब कौन सा आ गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। रहने वाली प्रॉपर्टी में हो गया, रहने वाली प्रॉपर्टी में हम ये चेक करते हैं कि अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड हो जाए ना, सप्लायर कौन है डजंट मैटर, यूज क्या है डजंट मैटर, ऑलवेज आरसीएम लगा देते हैं। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में सप्लायर चेक करेंगे, तो जल्दी जल्दी बताना। पहले केस में भी चेक करने की लोड़ नहीं है। सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिडेंट रजिस्टर्ड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आरसीएम एफसीएम, सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिडेंट रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आरसीएम लगेगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो रेसिडेंट रजिस्टर्ड चेक करना है बस। लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिडेंट रजिस्टर्ड, तो सप्लायर रजिस्टर्ड ये अनरजिस्टर्ड, तो एफसीएम लगेगा। और अगर दोनों अनरजिस्टर्ड तो दोनों अनरजिस्टर्ड है, आरसीएम लगा क्या, नो जीएसटी, तो क्या हो गया। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड, आरसीएम लग रहा है। अगर आरसीएम नहीं लग रहा फिर सेक्शन 24 के थ्रू मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं आ रही, नो जीएसटी। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है रेसिडेंट रजिस्टर्ड है, फिर आरसीएम लगेगा। ये केस में है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यूज सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यूज सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट आएगा, क्योंकि रहने वाला अगर रहने के लिए टू द अनरजिस्टर्ड एग्जम्प्ट होता है, डजंट मैटर सप्लायर कौन है। ठीक हो गया। तो तीन केस है, तीन तीन बातें हैं, ध्यान रखना। चलो आगे। अब ये सर्विस का केस आ गया, टीयूएस का। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि देखो दो चीज़ें हैं, एक तो स्पेक्ट्रम और एक एनएचएआई वाला सड़क को डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, ऑपरेट करना है, ट्रांसफर करना। बीओटी बोलते हैं इसे, या डीबीओटी। कि ठेकेदार क्या करेगा, पहले डिज़ाइन करेगा, फिर सड़क बनाएगा, फिर उसको चलाएगा, और लाइफ एंड पे सरकार को ट्रांसफर करके चला जाएगा। डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, तो सारा कुछ कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है। दूसरा स्पेक्ट्रम वाला भी कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है। तो अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस है तो लॉ कैसे बनाना है, हम अभी करके आए ना। सर्विस के केस में कैसे बनाते हैं हम लोग, टीयूएस या तो एफसीएम होगा। अगर एफसीएम है तो क्या चेक करोगे, या तो टाइमली होएगा या फिर नॉट टाइमली। अगर टाइमली है तो लॉ क्या था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और अगर नॉट टाइमली तो दो केस बनते थे, या तो जनरल का लॉ या फिर कॉन्टिन्यूस का लॉ। जनरल के लॉ में क्या होता था, हम कहते हैं इनवॉइस टाइमली नहीं है, मतलब लास्ट डेट यहाँ पे आ रही होगी और डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पे होगी, बाद में होगी ना, तभी नॉट टाइमली है। और सर्विस पहले कंप्लीट करी होगी, क्योंकि सर्विस प्लस 30 डेज करके आपका ये आया होगा लास्ट डेट। तो लॉ क्या बन गया था, सर्विस की डेट पहले है ना, तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस का केस हो, उस केस में क्या होएगा, लास्ट डेट इधर है, डेट ऑफ इनवॉइस इधर है, और कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होता है, हो सकता है सर्विस बाद में कंप्लीट हो रही हो, लेकिन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या लास्ट डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ये जब पैसा रिसीव हो गया, दैट कैन बी द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ सर्विस यहाँ पे है, तो यहाँ पे डेट ऑफ सर्विस तो देखनी नहीं है,
डेट ऑफ इनवॉइस भी नहीं देखना, तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज, ठीक। तो क्लैरिफिकेटरी नेचर की तरह क्लैरिफाई कर दिया। एफसीएम का अगर केस हो, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो, ठीक है जी। एक और, अगर कॉन्टिन्यूस का केस होता है, लास्ट डेट का लॉ क्या होता है? अगर कॉन्टिन्यूस का केस हो तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कब होता है? जब ड्यू डेट एग्रीड है तो ड्यू डेट, और अगर ड्यू डेट एग्रीड नहीं है तो डेट ऑफ जिस दिन पेमेंट रिसीव करी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ क्या बन गया? या तो जिस दिन एक्चुअल में आ रही है या जिस दिन ड्यू डेट है। ड्यू डेट क्या बन गई आपकी? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर कौन सा केस है? नॉट टाइमली वाला। और अगर नॉर्मल सर्विस का केस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, फिर तो बस वही था हमारा नॉर्मल केस है। तो क्या लॉ वाला है? डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ। तो अब इसको छोड़ दो, इसकी बजाय आप यहाँ से कर लो। तो अगर इनवॉइस टाइमली नहीं इशू हो रहा तो जनरल केस या कॉन्टिन्यूस केस, जनरल केस और डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और अगर कॉन्टिन्यूस का केस है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली। ये अगर फोटो बना लोगे ना तो ये फोटो बना करके आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। चलो भाई, ये दो फोटो बना के आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। हम वैल्यू सप्लाई चैप्टर में एक बात पढ़ते हैं कि अगर डिस्काउंट की अमाउंट इनवॉइस के ऊपर शोन नहीं है, फिर भी उसको वैल्यू सप्लाई में रिड्यूस करने दे देंगे अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो एग्रीड होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट नीड टू रिवर्स द आईटीसी, और डिस्काउंट कंप्यूट होना चाहिए इनवॉइस वाइज। तो वहां पे क्या था कि जो डिस्काउंट है जो इनवॉइस के ऊपर शो नहीं किया, उस डिस्काउंट को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस करने दे देंगे। कंडीशन क्या है? एग्रीड होना चाहिए और रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। तो जो रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स करना होता है ना, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ रही है कि कहते हैं रेसिपिएंट ने जो आईटीसी रिवर्स करना है उसकी अमाउंट अगर अप टू 5 लाख है तो वैसे रिवर्स कर दे, और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो सीएसए सर्टिफिकेट लगेगा। चलो भाई, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 किस बारे में बात करता था? लास्ट डे टू अवेल द आईटीसी, है आशु? लास्ट डे टू अवेल द आईटीसी। आईटीसी कब तक अवेल करना होता है? क्या लॉ था? 3 नवंबर। वो तो ठीक है, रेलेवेंट कौन सा होता है? अगले वाला। किससे अगले वाला? जिससे फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस इशू हुआ है उससे अगले वाला। अब ध्यान सुनना, अगर तो एफसीएम का केस है तो सप्लायर का इनवॉइस उठाना होता है। पहले तो ये देखो इनवॉइस कौन इशू करता है?
इनवॉइस किसने इशू करना होता है? अगर तो एफसीएम का केस है, इनवॉइस कौन इशू करता है? सप्लायर। और अगर आरसीएम का केस है तो हम ये चेक करते हैं कि सप्लायर रजिस्टर्ड है या फिर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अगर तो सप्लायर रजिस्टर्ड है, कौन इशू करता है? सप्लायर। और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस कौन इशू करता है? रेसिपिएंट। ये चार्ट किसका बनाया पानी? हु इशूज टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? डिपेंड करेगा सर एफसीएम का केस है या आरसीएम का। एफसीएम का केस है तो कौन इशू करता है? सप्लायर। और अगर आरसीएम का केस है तो कौन इशू करता है? चेक डिपेंड करता है सर, सप्लायर रजिस्टर्ड या फिर सप्लायर अनरजिस्टर्ड। अगर तो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर इशू करेगा, और अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर रेसिपिएंट इशू करेगा। फाइन। अब 16(4) क्या बोलता है? 3 नवंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 3 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। किसका नेक्स्ट? जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस इशू हुआ ना, उस फाइनेंशियल के अगली 3 नवंबर, या फिर जिस फाइनेंशियल में इनवॉइस इशू हुआ उसके एनुअल रिटर्न, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस जो देखना है वो किसका देखना है? सप्लायर का कि रेसिपिएंट का? अगर तो सर ये दो वाले केसेस है तो जब सप्लायर इशू कर रहा है, और अगर ये वाला केस है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में रेसिपिएंट ने इनवॉइस इशू किया उस फाइनेंशियल ईयर के अगली 3 नवंबर या फिर अगली उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न। एग्जांपल के लिए लेट्स से जो सप्लाई करी गई है, सप्लाई वो 22 मार्च 2022 को करी गई थी या 23 को करी गई थी, 22 मार्च 2023। ठीक। अब एक और लॉ आया अमेंडमेंट, रेसिपिएंट ने, देखो इस केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के पास कितने दिन दिए गए हैं इनवॉइस इशू करने के लिए? द लॉ इज 30 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ गुड या सर्विस। दोनों, गुड्स या सर्विस। ये लेटेस्ट लॉ आपने पढ़ा ही नहीं है, सेक्शन 31 का पार्ट नहीं है ये, रूल 47 समथिंग में है। ये सेक्शन 31 में नहीं पढ़ा हमने, अलग से अमेंडमेंट है कि रेसिपिएंट ने इनवॉइस कितने दिन में इशू करना होता है। रेसिपिएंट ने इनवॉइस कितने दिन में इशू करना होता है? रेसिपिएंट इशू कब करता है? पहली बात तो अगर आरसीएम का केस हो एंड सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, उस केस में रेसिपिएंट इशू करता है। कितने दिनों में इशू करना होता है? 30 days। 30 days फ्रॉम व्हेन? जब गुड या सर्विस रिसीव हो गए, उससे 30 days। ठीक है जी। सप्लाई करी गई मतलब गुड या सर्विस किस दिन दिए गए? 22 मार्च। इससे विदिन 30 डे कितने बने? मार्च के महीने में कितने होते हैं? 21 अप्रैल आ गया। 21 अप्रैल 2023 तक लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आ गया। लेट्स से उसने बंदे ने एक्चुअल में इनवॉइस कब इशू कर दिया? 18 अप्रैल 2023 कर दिया। किसने? रेसिपिएंट ने। ठीक हो गया। सप्लाई कब करी गई है? 22 मार्च। आईटीसी कब तक अवेल हो सकता है? सेक्शन 16(4), 3 नवंबर ऑफ, 3 नवंबर ऑफ 31 मार्च 24 तो बाद, 31 मार्च 23 तो बाद, 24 तो बाद। हमने देखना होता है जब इनवॉइस इशू हुआ। इनवॉइस कब इशू हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 23-24। सप्लाई कब दी गई वो तो मैटर ही नहीं कर रहा। और एनुअल रिटर्न किस फाइनेंशियल ईयर की? जिस फाइनेंशियल में इनवॉइस इशू हुआ बाय द रेसिपिएंट। कब हुआ? 23-24। एनुअल रिटर्न ऑफ 23-24। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग डेट? एक्चुअल फाइलिंग, एक्चुअल फाइलिंग डेट। ड्यू डेट मैटर नहीं कर रही। बस ये बात थी कि रेसिपिएंट ने इनवॉइस कब इशू करना होता है? जब सप्लायर हो अनरजिस्टर्ड और आरसीएम का केस हो। कितने दिन में इशू करना होता है? 30 दिन में। जिस फाइनेंशियल ईयर में रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा उस फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला 3 नवंबर और उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, तब तक आईडी से बेल हो सकता है। समझ में आ गया? सारी कहानी लिख के दी हुई है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ, देखो जो टाइम ऑफ सप्लाई भरना होता है रेसिपिएंट ने वो तो फ्रॉम सप्लाई डॉक्यूमेंट ही भरना होता है, लेकिन जो आईटीसी लेना होता है वो रेसिपिएंट ने जब इनवॉइस इशू किया तब से लेना होता है। ये आईटीसी और टीयूएस दोनों इंडिपेंडेंट है, आपस में इंटरलिंक करने की लोड नहीं है, दोनों का लॉ अलग अलग है। फिर ये डेमो व्हीकल कार डीलर वाला केस,
अगर कोई कार डीलर है, डेमो व्हीकल रख रखे हैं, कार डीलर मतलब टाटा नेक्सा शोरूम है, गाड़ियाँ बेचते हैं, कृष्ण ऑटोमोबाइल, तो उन्होंने जो गाड़ी डेमो के लिए खोल रखी है, एक लोगों को डेमो देने के लिए, ट्रायल देने के लिए, गेड़ी देने के लिए, उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, मिलेगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो गाड़ी यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग गाड़ियों की सेल, फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई। नेक्स्ट डाउट ये आया कि सर कभी कभी एजेंट ऐसे होते हैं, गाड़ी अगर बिकेगी तो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को इनवॉइस इशू करेगी, लेकिन बीच का एजेंट सिर्फ गेड़ी देने के लिए बैठा है, उसका काम ही क्या है, सिर्फ गेड़ी देना बस, तो उस बंदे को आईटीसी मिलेगा कि नहीं? ऐसे कार डीलर को आईटीसी नहीं मिलेगा अगर ऐसा कार डीलर गाड़ी फर्दर अपने नाम पे इनवॉइस इशू करके नहीं बेच रहा, तो क्योंकि ये जो कार डीलर है ये तो कोई इनवॉइस इशू करेगा ही ना गाड़ी सेल के लिए, ऐसे कार डीलर को इनवॉइस नहीं मिलेगा। ये कार डीलर सिर्फ कंपनी से कमीशन लेता होगा, इसको प्योर एजेंट बोल दिया, और ऐसे वाले बंदों को आईटीसी नहीं मिलता। ठीक हो गया जी, कंपनी को तो मिलेगा। ये बेकार है, ये पढ़ने की लोड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, स्कूल वाले अगर एफिलिएशन लेते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कहते हैं स्कूल अगर सरकारी स्कूल है तो एग्जम्प्ट है, और अगर प्राइवेट है तो टैक्सेबल है। सिंपल। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का तो एग्जम्प्ट है, और अगर कोई प्राइवेट है तो टैक्सेबल। फिर ये पीजी वाली एग्जाम्शन है बच्चों के लिए, पीजी एग्जम्प्ट कर दिया। ठीक हो गया, इसमें सरकारी वाला कोई सीन नहीं है, सिंपल प्राइवेट पीजी भी एग्जम्प्ट कर दी है। कंडीशन क्या है? पहली बात तो कहते हैं मिनिमम कॉन्टिन्यूस स्टे 90 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। बच्चा अगर पीजी रहने आ रहा है तो लंबा तो आए, थोड़े टाइम के लिए आ रहा है फिर पीजी थोड़ी मौज मस्ती है, फिर तो मोर देन 90 डेज होना चाहिए। मोर देन नहीं है, मिनिमम 90 डेज है, 90 डेज और मोर बन गया केस। प्लस महीने का किराया मंथली 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20,000 बहुत होता है, 20,000 से भी ज़्यादा फिर तो अल्ट्रा लग्जरी हो गया, तो टैक्सेबल है। बस ये दो चीज़ें हैं। प्लस ये स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जांपल दे रखा है, दे सकता है कि लेट से कोई डीएमसी डीएमसी हॉस्पिटल है, डीएमसी हॉस्पिटल के सामने जो गेस्ट आते हैं, मतलब जो पेशेंट्स को लेकर के आते हैं, फैमिली अटेंडेंट्स, उनके लिए पीजी चल रहा है सामने, एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये तो बच्चों के लिए है, सिंपल। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विसेज वैसे क्या लॉ था, टैक्सेबल के एग्जाम्प्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे में ये पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की अगर सर्विस है तो फिर एसी या फिर फर्स्ट क्लास तो टैक्सेबल, नॉन एसी है और नॉन फर्स्ट क्लास है तब एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे ये थोड़ी सी एग्जांपलें आ रही हैं, कहते रेलवे वाले ना कल टिकट बेच के पैसे नहीं कमाते, कई बार जो वेटिंग रूम होते हैं उससे भी पैसे चार्ज करते हैं, उसके प्लेटफॉर्म टिकट का पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है जी, एक रेलवे डिवीजन दूसरे रेलवे डिवीजन से भी पैसा चार्ज कर रहा होता है कई बार, डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह। या फिर इनका हाइपोथेटिकल रेलवे, कहते हैं हमारे रेलवे के ऊपर ना, स्टेशन के ऊपर वो गाड़ियाँ चलती है जैसे एयरपोर्ट में चलती हैं। हाइपोथेटिकल ऐसा रेलवे पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन जैसे एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं छोटी छोटी, तो कहते हैं ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये सब कुछ एग्जम्प्ट कर दिया। ठीक हो गया जी, चलो ये आगे। इनकम टैक्स में सेक्शन 35 की सीरीज पढ़ते हैं आप, R&D एक्सपेंडिचर की, ठीक है ना, 100% डिडक्शन मिलती है, 50% डिडक्शन मिलती है, तो वही केसेस आ रहे हैं। अब टाटा ने अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रखा है, सैमसंग वाले टाटा से अगर रिसर्च करवा रहे हैं, तो इनकम टैक्स में आप सैमसंग के हाथ में पड़ते हैं कि सैमसंग को डिडक्शन मिलेगी। जीएसटी में आप टाटा के हाथ में एग्जम्पशन बढ़ रहे हैं, टाटा के पास पैसा आया, टाटा के पास जो पैसा आया जीएसटी एग्जम्प्ट है रिसर्च करने के लिए। गवर्नमेंट एंटिटी रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी नोटिफाइड अंडर द इनकम टैक्स गिविंग R&D सर्विस अगेंस्ट द कंसल्टेशन फॉर्म ऑफ ग्रांट इज एग्जम्प्ट। इनकम टैक्स में बढ़ते हैं आप सैमसंग के हाथ में, जो R&D करवा रही है रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस को इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी, P&L में डेबिट, और रेसिपिएंट के हाथ पढ़ रहे हैं। जीएसटी में सप्लायर के हाथ में बढ़ रहे हैं, टाटा के हाथ में, जिसके पास पैसा आ रहा है, कंसल्टेशन आ रही है, एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ते थे कि अगर बिजली वाली सर्विसेज है ना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज गिवन बाय ETU या ETDU, एक तो बिजली ट्रांसमिट करने की सर्विस, उसके साथ एंसिलरी सर्विसेज कैसे हो सकती है, नवा मीटर लगवाना, पुराना मीटर पटा के एक जगह से दूसरी जगह करना, बिल रीइशू करवाना,
एंसिलरी सर्विसेज की बात है। या फिर और क्या हो सकते हैं, लेबर चार्जेस लेना इनके लिए, या फिर कोई मीटर ख़राब हो गया उसको रिपेयर सर्विस करना या चेक करना, या मीटर का किराया, या फिर एप्लीकेशन फ़ीस फॉर नया कनेक्शन। एंसिलरी सर्विसेज सारी एग्जाम्प्ट है, बस इतनी बात है। पहले मेन तो एग्जाम थी ही थी, मेन बिजली को ट्रांसमिट करने की सर्विस, अभी एंसिलरी सर्विसेज भी सारी एग्जाम्प्ट है। ये क्या सीन है, import of service by a foreign airline from a related person without consideration is exempt। हम शेड्यूल 1 पढ़ते थे, शेड्यूल 1 पैरा 4 क्या पढ़ा है, इंपोर्ट ऑफ अगर सर्विस कर रहे हो फ्रॉम रिलेटेड या फिर इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन शैल ऑल्सो बी डीम्ड एज अ सप्लाई। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं फ्रॉम रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड एज अ सप्लाई। तो कहते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस करने वाली इंडियन एंटिटी कौन है, इंडिया में बैठी है कोई फॉरेन एयरलाइन, मतलब कतार एयरलाइन बाहर की एयरलाइन, उसका इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस है, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है कहाँ से, अपने ही हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस से इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है फॉरेन एयरलाइन। अगर बिजनेस के लिए कर रही हो विदाउट कंसिडरेशन हो, डीम सप्लाई कर देंगे ना, डीम सप्लाई की केस में अगर ये फॉरेन एयरलाइन है तो एग्जम्प्ट कर रखा है, ये बात है। अगर ये फॉरेन एयरलाइन ना हो करके इंडियन एयरलाइन हो, टैक्सेबल। एग्जम्प्ट कब कर दिया, जब अगर फॉरेन एयरलाइन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रही है, विदाउट कंसिडरेशन कर रही है, फ्रॉम द रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया कर रही है, तो एग्जम्प्ट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय फॉरेन एयरलाइन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इज एग्जम्प्ट। कंसिडरेशन चार्ज कर ली तो टैक्सेबल, डीम सप्लाई के केसेस में एग्जम्प्ट कर दिया। सिर्फ एयरलाइन का केस है, फॉरेन कंपनी नहीं है, सिर्फ एयरलाइन। एनआरटीपी वाला नहीं ज़रूरी, क्योंकि एनआरटीपी में क्या है, जब इंडिया में आएंगे तो टेम्परेरी 90 दिनों के लिए होना चाहिए। यहाँ पे कटार एयरलाइन का हो सकता है कि परमानेंट ऑफिस हो, ऐसे। ठीक है जी। अब छोटी छोटी अमेंडमेंट्स, जीएसटीआर 4 की वैसे ड्यूट होती थी 30 अप्रैल, चेंज होकर बन गई 30 जून। टीसीएस पहले काटते थे 1%, अब कितना 0.5% इन टोटल, सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के टोटल 0.5%। पहले टोटल 1% होता था, अब टोटल 0.5% टीसीएस का रेट। ये ध्यान से पढ़ना। इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या बता रखा है, अगर टैक्स भरने में डिले हो जाए, टैक्स पेमेंट की डिले हो जाए, टैक्स किस रिटर्न के थ्रू पे करते हैं, पहली बात जीएसटी या 3B के थ्रू टैक्स जाता है। सरकार इस यहाँ पे 2 केस बनाती थी ना, या तो पूरी की पूरी रिटर्न डिलेड है या फिर सप्लाई मिस है। अगर तो सप्लाईज मिस्ड है तो टैक्स इंटरेस्ट देना होता था हमने किसके ऊपर, आशु सुन ले यार, और टैक्स भरने में देरी में 2 केसेस बनते हैं, या तो सप्लाई मिस हो गई या रिटर्न डिले। अगर सप्लाई मिस है तो इंटरेस्ट ऑन आउटपुट टैक्स, ग्रॉस आउटपुट टैक्स। लेकिन अगर रिटर्न डिले होगी तो इंटरेस्ट ऑन जीएसटी पेबल इन कैश। जीएसटी पेबल इन, अभी जीएसटी पेबल इन कैश होता क्या है, ग्रॉस आउटपुट माइनस आईटीसी यूटिलाइज्ड। ये तो पहले भी पता था, अमेंडमेंट इसके बाद है। कहते अगर आपके ई कैश लेजर में ऑलरेडी कुछ पैसा पड़ा था किस दिन, ड्यू डेट, जीएसटी या 3B की ड्यू डेट को अगर कोई ऑलरेडी ई कैश लेजर में पैसा पड़ा था ना, होल अमाउंट कटा लियो। मतलब ग्रॉस आउटपुट आपका 1 लाख, आईटीसी यूटिलाइज 20,000 और 30,000 इसमें ऑलरेडी पड़ा था। एडिशनल कितना जमा करा के भरा होगा, 50,000, सिर्फ 50,000 के ऊपर ब्याज देना। कंडीशन क्या है, ई कैश लेजर में जो अमाउंट पड़ा था ना बैलेंस, ये एज ऑन जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट थी ना, ऐसे ना रिटर्न डिले होगी, मतलब ड्यू डेट थी 20 तारीख,
हमने भरी है 27 तारीख, तो ये 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक अवेलेबल होना चाहिए 30,000 बैलेंस। अगर अवेलेबल था तो ये रिड्यूस करके छोटी वैल्यू के ऊपर 50,000 के ऊपर जीएसटी भर देना। दिस इज योर अमेंडमेंट कि ये वाली अमाउंट कटाने दे देंगे, 30,000 वाली अमाउंट रिड्यूस करने दे देंगे। दिस इज योर अमेंडमेंट का पार्ट समझ में आ गया। तो ये चार्ट है। चलो फिर ये मेटल स्क्रैप, इसके ऊपर आरसीएम आ गया अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। सेल ऑफ मेटल स्क्रैप के ऊपर लॉ क्या है देखो, 2 अमेंडमेंट है यहाँ पे। एक तो इसके ऊपर टीडीएस आ गया, एक आरसीएम, दोनों अमेंडमेंट्स हैं। आरसीएम कब लगाएंगे? जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। आरसीएम को लगा दिया जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, फाइन। रेसिपिएंट बड़ा है तो आरसीएम। टीडीएस कब लगा दिया? जब दोनों रजिस्टर्ड है। अगर इन दोनों में से एक भी अनरजिस्टर्ड हो गया तो या तो टीडीएस जमा नहीं करा पाएंगे या फिर सप्लायर को टीडीएस का क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो कंडीशन क्या है? दोनों अगर रजिस्टर्ड है तो टीडीएस, और टीडीएस किस रेट पे? 2% पे। दोनों रजिस्टर्ड है ना। एक और बात, वेरी गुड, अभी तक टीडीएस में अंडर सेक्शन 51 ये पढ़ते थे रेसिपिएंट गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन एडिशनल मेटल स्क्रैप का क्या केस है? गवर्नमेंट हो ना हो डजंट मैटर, सप्लायर रेसिपिएंट कोई भी गवर्नमेंट होना जरूरी नहीं है, एनी केस। 2 अमेंडमेंट्स यहाँ पे क्या है, एक तो टीडीएस वाली और एक आरसीएम वाली। टीडीएस कब लगेगा? 2%, जब दोनों ही रजिस्टर्ड है। आरसीएम को लगेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। फिनिश। फिर ये आ गया 2 मिनट पक्का। रिटर्न पहले कम थी, एक और नहीं आ गई, जीएसटीआर 1A। कुशल जीएसटीआर 1A अपनी रहेगी शायद, है ना? बताया था आपको, फिर मैं भूल गया बताया था। जीएसटीआर 1A कहते जीएसटीआर 1 पर ही, जीएसटीआर 1 में कोई मिस्टेक रहेगी, मतलब या तो कुछ भरनी रहेगी या कुछ ज्यादा भर दी, तो 1A में रेक्टिफाई कर दो, प्रोवाइडेड दैट 3B भरने से पहले। जीएसटीआर 1 में अगर कोई गलती है तो 3B भरने से पहले 1A भर दो, जीएसटीआर 1A। अब ध्यान सुनना, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या होती है? जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या होती है? 11 तारीख। अगर तो अपने जीएसटीआर 1 11 तारीख के बाद भरी है तो जब जीएसटीआर 1 भर दी तब से लेके 3B की ड्यू डेट विच एवर इज, मतलब इस पीरियड के अंदर अंदर जीएसटीआर 1 भर देना। लेकिन अगर आपने 1A भर दी, जीएसटीआर 1 भर दी 9 तारीख को, तो आपको पीरियड कब से मिलेगा? फिर 11 से 3B मिलेगा। तो जिस दिन रिटर्न भरी है, जिस दिन ड्यू डेट विच एवर इज लेटर से शुरू होके 3B की ड्यू डेट तक, 3B की एक्चुअल फाइलिंग, इसके बीच बीच में 1A भर सकते हो। और अगर 3B एक बार भर दी तो उसके बाद गलती 1A के थ्रू सही नहीं हो सकती, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 के थ्रू सही कर देना। ठीक हो गया? अब ये लास्ट, जीएसटीआर 1 में जब डिटेल फर्निश करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल को कल्ला कल्ला इनवॉइस वाइज सबमिट करें या इकट्ठे करके सबमिट कर दें। तो वहाँ पे इंटर स्टेट में हम लिमिट चेक करते थे 2.5 लाख वाली, अब वो लिमिट 2.5 लाख वाली रिड्यूस होकर कितनी रहेगी? 1 लाख वाली। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो सेपरेट दिखाना पड़ेगा, अप टू 1 लाख है तो कंसोलिडेट कर दो। 2.5 लाख वाली अमाउंट छोटी करके 1 लाख कर दी, बाकी सारा चार्ट सेम है। अब ये क्या चीज़ है, समझ में आने वाला थोड़ा मुश्किल है, आ जाए तो रख लेना, नहीं तो जाने देना। कहते अगर आपका जीएसटी नंबर एक बार कैंसिल हो गया, ठीक है जी, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया है और हमारी अकल ठिकाने आ गई, हमने एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन डाल दी। एक बार अगर जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, जीएसटी नंबर कैंसिल होने के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया लेट से 18 मई, उसके बाद में रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, उसके मतलब उसके बाद के पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। मैंने किसी पुरानी परचेज का आईटीसी लेना था जो मैंने परचेज करी थी 18 मई से पहले। इस परचेज का आईटीसी लेने की जो लास्ट डेट फॉल कर रही थी ना सेक्शन 16(4) की, वो यहां तक फॉल कर रही थी, मतलब 22 मई तक, 22 मई तक 16(4) क्या टाइम था आईटीसी लेने का, 22 मई तक का टाइम था, 22 मई। लेकिन क्योंकि मेरा जीएस नंबर कैंसिल हुआ पड़ा था
क्योंकि ऐसा नहीं, एग्जांपल चेंज करता हूँ, सॉरी। लेट्स से 18 सितंबर को आपका इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन हो रही है और 22 सितंबर को ना आपने एनुअल रिटर्न भर दी ना, सॉरी 11 लेना पड़ेगा, 30/11, अब ठीक है। तो 30/11 कब फॉल कर रहा है? 16/4। 16/4 कब लैप्स हो रहा है? 30/11 को। आईटीसी कब ले सकते थे? 30/11 तक। लेकिन 18/11 को क्योंकि मेरा जीएस नंबर बंद हो गया, तो 18/11 के बाद 30/11 तक मैं रिटर्न भर नहीं सकता ना, रिटर्न भर नहीं सकता ना। सरकार पता क्या कहती? कहते अगर आपका 16/4 खत्म हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो आप ऐसा करो 16/4 की टाइम लिमिट एक्सटेंड कर देना। कब तक? जब तक आपका एक्चुअल में रिवोक नहीं हो जाता, उसके बाद 30 डेज देती है डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के, प्लस 30 डेज दे दिए। इस टाइम पीरियड तक आप 16/4 में आईटीसी ले सकते हो, इस पीरियड तक 16/4 में आईटीसी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका 16/4 पहले ही लैप्स हो गया 18/11 से पहला, फिर आपका 16/4 एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये बात है बस। एक बार अगर जीएस नंबर अगेन एक्टिव हो गया, फिर तो सारी रिटर्नें भर ही सकते हैं। रेवोकेशन ऑफ अगर कैंसिलेशन होगी फिर तो एक्टिव हो गया, उसके बाद तो सारी रिटर्नें जाएंगी। फाइनल रिटर्न तो तब जाती है जब जीएस नंबर कैंसिल हो जाए और रिवोक नहीं हो रहा। लास्ट जो ट्रांसपोर्टर है ना, वो कस्टमर से एक तो किराया चार्ज करता है, लेकिन किराए के साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग ये भी चार्ज कर सकता है ट्रांसपोर्टर। तो कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग कंपोजिट सप्लाई बन गया, तो जो लॉ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर है वही लॉ उसके ऊपर लगेगा, वही इनवॉइसिंग का मैनर लगेगा। फिनिश, दैट्स ऑल।